नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव, केरला और लक्षद्वीप मामलों के प्रभारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर साहब बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। अभी बीते दिनों कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई है। उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर के कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की। तारिक साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत। शुक्रिया। सर, अभी हाल ही में आप लोगों की एक मीटिंग हुई, उसमें किन किन विषयों को लेकर के क्या बातचीत हुई और क्या ज़रूरत पड़ी कि CWC के बाद अचानक एक दूसरी मीटिंग बुलाई जाए? नहीं, देखिए, ऐसे तो हम लोग अक्सर जनरल सेक्रेटरीज की और जो हमारे स्टेट के प्रभारी हैं उनकी मीटिंग होती रहती है 3 महीने पे, 4 महीने पे। अभी जो एजेंडा था कल की मीटिंग का, वो ये था कि हमारे यहाँ मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने आने वाले दिनों में पार्टी के ऑफिस बेरर का चुनाव होना है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। तो उसके लिए मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है पूरे देश में, पूरे मुल्क में। और उसका हम लोग रिव्यू कर रहे थे कि मेंबरशिप का क्या रिस्पांस है, क्योंकि हम लोग इस बार पहली बार जिसको कहा जाए कि पेपर मेंबरशिप से, जो हम कागज़ पे मेंबर बनाया करते थे, अब तक कांग्रेस का ये ट्रेडिशन था, ये परंपरा थी, उससे हटकर इस बार डिजिटल मेंबरशिप हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि डिजिटल मेंबरशिप करने का एक फ़ायदा ये भी है कि जो भी हमारे मेंबर बनेंगे उनका पूरा डाटा हमारे पास रहेगा और उनको कहाँ इस्तेमाल करना है, उनकी किस चीज़ में दिलचस्पी है, वो सारी चीज़ें उस डाटे में रहेंगी और उनको उसी हिसाब से पार्टी के उस शोबे में या उस डिपार्टमेंट में, विभाग में लगाया जाएगा। तो एक तो ये हमारा एजेंडे का एक जो मुख्य हिस्सा था वो ये था। और दूसरा था कि अभी जिस तरह से लगातार ये जो 5 राज्यों के चुनाव के बाद केंद्र सरकार पेट्रोल का, डीजल का, गैस का और उसकी वजह से तमाम चीज़ों की कीमत जो लगातार बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसको ध्यान में रखकर उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की और ये तय किया गया कि 31 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक पूरे देश के पैमाने पर एक जन आंदोलन खड़ा किया जाए महंगाई के ख़िलाफ़ और जनता को एक तरह से जागृत किया जाए। क्या तारिक साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से प्राइस राइज डे बाय डे हर रोज़ बढ़ रहा है, बल्कि सरकार ने ऐसा लगता है कसम खा लिया प्राइस राइज बढ़ाने का, ऐसे में आपको नहीं लगता कि विपक्ष कहीं ना कहीं फेल हो रहा है इस मूवमेंट को उठाने में? नहीं, देखिए, ऐसा है कि विपक्ष तो हमेशा हम लोगों ने हर मौके पर जब जब ऐसे मसले आए हैं तो उस पर हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी ने, सब प्रदेश के लोगों को, ज़िला के जो हमारे पदाधिकारी हैं और जिला की जो शाखा है, उनको सबको ये कहा गया कि आप पूरे ज़ोरदार ढंग से इसका विरोध करें। यूथ कांग्रेस के लोगों ने किया, NSY के लोगों ने किया, हमारा जो मोर्चा संगठन है उसके लोगों ने किया। तो ऐसा नहीं है, लगातार हम कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती क्या है इस मुल्क की कि आज ये मीडिया जो है वो बिल्कुल एक तरफा हो गया है, जबकि हमेशा मीडिया का एक रोल हुआ करता था और आज भी हम इस बात को मानते हैं कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में मीडिया की एक अहम भूमिका है। लेकिन उस भूमिका से ऐसा लगता है कि मीडिया ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। अब वो एक तरफा ख़बरें देते हैं, एक तरफा न्यूज़ देते हैं और बल्कि यूँ कहा जाए कि वो सरकार से सवाल करने के बजाय विपक्ष से सवाल करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक वजह ये भी है कि हम जो करते हैं सड़कों पर, सदन में या बाहर कहीं भी, हमारा जो एजुकेशनल प्रोग्राम होता है या कोई पब्लिक रैली होती है, तो उसको नज़रअंदाज किया जाता है जानबूझ के मीडिया के ज़रिए। अच्छा तारिक साहब, आप जैसे नेता कभी केरल, कभी दिल्ली, कभी बिहार, कभी लक्षद्वीप, कभी बैंगलोर, कभी हैदराबाद, पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं, चाहे वो कौमी तंजीम के माध्यम से हो या कांग्रेस पार्टी के माध्यम से हो, लोगों को गांधीवादी नीतियों पर इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ तक सफलता मिल पा रही है? देखिए, डिफ़िकल्ट तो है, हम ये नहीं कहेंगे हमको बहुत कामयाबी मिली है, क्योंकि देखिए मुल्क के माहौल को बिगाड़ दिया गया है।
नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, वज़ीर आज़म बने, तब से वो एक ही एजेंडे पर काम कर रहे हैं और वो है सांप्रदायिकता, बांटो और राज करो। जो अंग्रेज़ों का एक ज़माने में जो फार्मूला था, उसी फार्मूले को इस बीजेपी ने और संघ परिवार ने उसको मान लिया है। उनको लगता है कि मेजिटेरियन, जिसको कहते हैं कि बहुसंख्यक की जो राजनीति है वो करने से उनको फ़ायदा है, और फ़ायदा भी हुआ है। 14 में वो सरकार में आए, 19 में आए, कई राज्यों में उनकी जो जीत हुई है, वो आपको याद होगा कि अभी योगी जी ने अपने चुनाव अभियान जो नारा दिया 80 और 20 का, वो क्या था? बिल्कुल सीधे सीधे फ़र्का परस्ती थी और बांटने वाली बात थी। तो इनको ये लगता है कि लोग हमें विकास के नाम पर, तरक्की के नाम पर, बेरोज़गारी दूर करने के नाम पर, भ्रष्टाचार दूर करने के नाम पर वोट नहीं देंगे। इसलिए एक जिसको कहते हैं कि आसान तरीका ये हो सकता है कि हम मज़हबी जुनून लोगों में पैदा करें, एक धार्मिक उन्माद पैदा करें और एक मज़हब को दूसरे मज़हब के सामने खड़ा करें, तो उसका फ़ायदा हमको आसानी से मिल सकता है। और ये उनका एक्सपेरिमेंट 14 में भी कामयाब हुआ, 19 में भी कामयाब हुआ और अभी भी लगातार राज्यों में कामयाब हो रहा है। तो हम यूँ कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी या इंटायर अपोजिशन हम कह सकते हैं कि वो एक हवा के विपरीत चल रहा है। जो वेव है, उस वेव के ख़िलाफ़ चलना मुश्किल होता है। अगर आप वेव के साथ चलें, अगर हवा के रुख पर चलें, तो आप बहुत आसानी से आगे चल सकते हैं। लेकिन अब हवा के मुखालिफ अगर आप चलना चाहें तो आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आज कांग्रेस के साथ यही हो रहा है कि हम उससे जो फ़र्का परस्ती का जो जहर पूरे मुल्क में फैला दिया गया है, ये ब्रेन वॉश कर दिया गया है, उससे लोगों को निकालने में वक्त लगेगा। और हम लोग सब लोग, कांग्रेस पार्टी पूरी लगी है, क्योंकि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो गांधी की विचारधारा है और हम सब गांधी जी के अनुयायी हैं। तो गांधी जी को ही लोग नकार रहे हैं। आज जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है या संघ परिवार की राजनीति है, आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे वो गांधी जी को नकार रहे हैं। तो जो गांधी जी को मानने को तैयार नहीं है, वो कांग्रेस की विचारधारा को कहाँ से मानेंगे? तो एक तरह से पूरे मुल्क को यूँ कहा जाए कि एक गलत दिशा, एक गलत सिमत देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की हो रही है और उसकी मुखालफत हम लोग कर रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि हमें मीडिया का समर्थन नहीं मिल रहा है। मीडिया अगर हमारे साथ देता तो ये लड़ाई हमारे लिए आसान हो जाती। लेकिन आपके नेता राहुल गांधी हों या सोनिया गांधी जी हों, हमने देखा है कि बार बार नफ़रत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे समय में जब मुसलमानों का नाम लेना या दलितों का नाम लेना जुर्म हो गया था, ब्राह्मणों का नाम लेना इवन जुर्म हो गया था, यूपी में जिस तरह से ब्राह्मणों की हत्या हुई, राहुल गांधी जी ने अगर त्रिपुरा से लेकर के उत्तर प्रदेश तक, हाथरस तक, इवन शमी के मामले में, हर मामले में जम करके आवाज़ उठाई। कितना बड़ा चैलेंज है ऐसे समय में जब इंटायर विपक्ष मुसलमानों का नाम तक नहीं लेना चाहता, इवन दलितों का या ब्राह्मणों का नाम नहीं लेना चाहता। देखिए, ऐसा है कि जैसा हमने कहा आपको कि कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा से कभी भी हटी नहीं है। हो सकता है हम चुनाव हार गए हों, हो सकता है कि हमको चुनाव में वो कामयाबी नहीं मिली, वो समर्थन नहीं मिला, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम अपनी विचारधारा बदल देंगे। हमारी जो एक आज़ादी के वक्त से लेकर और अब तक जो हमारी एक विचारधारा है, उस विचारधारा का मतलब ये है कि हम मुल्क के तमाम कौमों को लेकर, तमाम मज़हब व मिल्लत को लेकर, हर तरह के, हर ज़बान के बोलने वाले, हर प्रांत के रहने वाले, सबको लेकर चलना, ये कांग्रेस की विचारधारा है। और जाहिर है कि ये मुश्किल काम ज़रूर है, और जैसा मैंने शुरू में भी कहा, तो लेकिन हम अपने रास्ते से कभी हटने वाले नहीं हैं। और ठीक कहा आपने कि राहुल गांधी हो या गांधी परिवार हो, फैमिली हो, प्रियंका गांधी हो या सोनिया जी हो, वो जो कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस की जो बुनियादी पॉलिसी है, उससे कभी वो हटने को तैयार नहीं है। और इसीलिए जिस भी लोगों पर, ख़ास तौर पर
अगर दलितों पर, माइनॉरिटी पर, समाज के पिछड़े और कमज़ोर वर्ग के ऊपर जब भी कहीं कोई जुल्म होता है तो उसके ख़िलाफ़ कांग्रेस पार्टी और हमारे लीडर उस पर आवाज़ उठाते हैं। सामने आपके गुजरात का चुनाव है, हिमाचल का चुनाव है। ये भी आरोप लगता है कांग्रेस पर या दूसरे विपक्षी दलों पर कि वो लोग 4 साल चुनाव नहीं लड़ते हैं, लास्ट के 1 साल में तैयारी करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी 24/7 तैयारी करती है। देखिए, यह ठीक है कि इसमें हमारी कमी है, संगठन हमारा उतना मजबूत नहीं है और लगातार 2 लोकसभा का चुनाव हारने के बाद, कई राज्यों के चुनाव हारने के बाद तो ऐसा महसूस हम लोग भी कर रहे हैं कि जो लोग सत्ता में रहने के आदी हो चुके थे, अब वो उनको विपक्ष में रहने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। उसमें हमारे बहुत सारे नेता भी हैं जो अभी तक इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि हमें विपक्ष की राजनीति के लिए ज़हनी तौर पर तैयार होना चाहिए। तो इसलिए मुश्किलात तो हैं, लेकिन हम फिर ये बात कहेंगे कि आज मुल्क को जोड़ने का काम, मुल्क को एक साथ एक रास्ते पर लेकर चलें, अमन और मान और भाईचारगी, गंगा जमनी तहज़ीब, इसकी हिफाजत अगर कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है या कांग्रेस की विचारधारा ही कर सकती है। ऐसे समय में जब विपक्ष में भी कई तरह के गुटबाजियों की खबरें सामने आती रहती हैं, तो कैसे 2024 में आप लोग सामने आएंगे? क्योंकि ये भी खबरें आती हैं कि कांग्रेस के बगैर विपक्ष का तस्वुर नामुमकिन है या गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस का तस्वुर नामुमकिन है। बिल्कुल सही है। जो लोग ये कहते हैं कि गांधी परिवार को या गांधी परिवार को अलग हो जाना चाहिए कांग्रेस से, एक लगातार ये मुहिम चल रही है। ये उसी मुहिम का एक हिस्सा है जो नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद चलाया था कि कांग्रेस मुक्त भारत हमें बनाना है। तो वो कांग्रेस मुक्त का मतलब ये है कि उनका जो हमला है वो गांधी फैमिली पर है। उनको इस बात का यकीन है और उनको इस बात का खौफ भी है कि अगर गांधी फैमिली कांग्रेस के साथ जुड़ी रहेगी तो आज न कल उसे कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जो गांधी फैमिली की जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, जो उनका इस मुल्क के तामीर में जो हिस्सेदारी है, वो कोई उससे इनकार नहीं कर सकता। तारीख़ उसकी गवाह है। तो लोग आज न कल इस बात को ज़रूर महसूस करेंगे या उसका एहसास उनको होगा कि गांधी फैमिली ही एक ऐसी फैमिली है जो इस मुल्क की सालमियत चाहती है और इस मुल्क की एकता और अखंडता चाहती है। एक चीज़ और बताइए तारिक साहब, जिस तरह 2004 में सोनिया जी ने बड़ा इनिशिएटिव लिया, तमाम पार्टियों के बड़े नेताओं के पास वो चल करके गई और एक ग्रांड अलायंस बनाया यूपीए के नाम से, तो क्या 2024 में इस तरह राहुल गांधी जी को इनिशिएटिव लेंगे, ग्रांड अलायंस बनाएंगे? नहीं, हम लोग लगातार, अभी कुछ ही दिन पहले महंगाई को लेकर, प्राइस राइज को लेकर, पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमत बढ़ी उसको लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष एक साथ राष्ट्रपति से मिला, डेलीगेशन मिला और उनको मेमोरेंडम दिया और मार्च किया पार्लियामेंट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक। तो और इसके अलावा भी लगातार सोनिया जी ने भी कई बार विपक्ष के लोगों की बैठक रखी है। ठीक है, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो कांग्रेस का वर्चस्व नहीं चाहती हैं, वो नहीं चाहती कि कांग्रेस के नेतृत्व में हम आएँ, लेकिन हमको लगता है कि आने वाले समय में 2024 से पहले विपक्ष के तमाम पार्टियां को इस बात का एहसास होगा कि अगर हम एक साथ एकजुट होकर अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उनके ख़िलाफ़ मोर्चा नहीं बनाएंगे, तो आने वाले दिनों में उनको भी मुसीबत, उनके सामने भी मुसीबत आ सकती है। आखिरी सवाल ब्रीफ में, 2014 के बाद जिस तरह राहुल जी ने 2019 में टक्कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसके बाद जिस तरह अभी हाल ही में लोकसभा में जो उनकी स्पीच हुई, बड़ी तारीखी स्पीच मानी जाती है, स्टालिन ने भी बड़ी तारीफ़ की, उसकी प्रशंसा की साउथ से। उसमें यह कहा जाता है कि कांग्रेस में ही कुछ ऐसे नेता हैं जो राहुल जी को कमज़ोर करना चाहते हैं ताकि वो आक्रामक होकर के बीजेपी का उस तरह मुकाबला न कर पाएँ, क्योंकि कांग्रेस में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो संघ की दलाली करते हैं। नहीं, देखिए, ऐसा तो हम नहीं मानते हैं कि कांग्रेस में ऐसे लोग हैं जो संघ की दलाली करते हैं, लेकिन हमने जैसा कहा कि कुछ लोग सत्ता भोगी हो गए।
क्योंकि हमारी पार्टी लगातार 10 साल सत्ता में इधर रही, उसके पहले करीब 40 साल हम लोग सत्ता में रहे। तो जब सत्ता भोगी कोई हो जाता है तो फिर उसको विपक्ष की राजनीति करना कठिन होता है, मुश्किल होता है। तो वैसे ही लोग हैं जो विपक्ष की राजनीति करने में थोड़ा उनको संकोच है, और वही लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि नहीं, आपने आरपीएन जी को प्रभारी बना रखा था। अभी जो कल की तस्वीर वायरल हो रही है कि आरपीएन जी को बीजेपी की ओथ सेरेमनी में तीसरी चौथी पंक्ति में पीछे पब्लिक में जगह जाके मिली है, और ऐसे लोगों को आपने आसमान पे बिठा रखा है। बिल्कुल, हमको लगता है कि जितने लोग भी कांग्रेस से गए हैं, फॉर द टाइम भी ज़रूर उनको कहीं ना कहीं जगह मिल गई है या कोई स्थान मिल गया है। लेकिन आने वाले समय में वो नहीं जानते कि जो संघ परिवार है वो ऐसे लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करना जानती है। अभी भले वो इस्तेमाल कर लेगी, लेकिन जब वो पूरी तरह से हुकूमत पर हावी हो जाएंगे या हुकूमत पर उनका कंट्रोल हो जाएगा, तो ऐसे लोगों को वो दूध की मक्खी की तरह बाहर कर देंगे। तब उस वक्त उनको एहसास होगा कि उनसे कितनी बड़ी भूल हो गई कांग्रेस से अलग होकर। तो ये बात सही है कि जो लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, जो लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं लंबे समय के लिए, वो कभी भी कांग्रेस को छोड़कर नहीं जाएंगे, मेरा ऐसा यकीन है। कई लोग एआईसीसी में जिक्र करते हैं कि तारिक साहब का कमरा ही एक अकेला ऐसा कमरा है जहां कोई भी जाकर के अपनी फरियाद रख सकता है, बाकी जनरल सेक्रेटरीज आपके मिलते भी नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कम व बेश कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोग नहीं मिलते हैं। और अभी कल की मीटिंग में ये सवाल जो हमारे संगठन प्रभारी हैं वेणुगोपाल जी ने ये सवाल उठाया था, और एक तरह से उन्होंने निर्देश दिया कि जितने भी हमारे महामंत्री हैं और हमारे प्रभारी हैं राज्यों के, वो जब दिल्ली में रहें तो 2 घंटा 3 घंटा जितना समय वो निकाल सकते हैं वो ज़रूर कार्यालय में आएँ और अपने राज्य के कार्यकर्ता जो भी आते हैं उनसे रूबरू हो और उनकी बात को सुनें। शुक्रिया बहुत बहुत।